ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशुमान जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। क्या है आज कार्यक्रम में खास, देखिए ऑन द शो। तो सबसे पहले आप देखेंगे मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट जो बताएगी कि कर्ज क्यों महंगे होने वाले हैं। इसके बाद ग्रोथ पर आईएमएफ का ताजा अनुमान, भारतीय रुपए में गिरावट, विदेशियों की शेयर बाजार से बिकवाली और बाजार में बढ़ रही इनसाइडर ट्रेडिंग पर होगी चर्चा। इसके बाद हम उंगली रखेंगे गांव की नब्ज पर और बात करेंगे मनरेगा की, और जाते जाते बजट सेंट्रल और विक्रम बेताल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट। सस्ते कर्ज के दिन अब लदने वाले हैं। इसके संकेत भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मिलने लगे हैं। आप सरकारें परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन महंगाई के एक सवाल पर इतना भड़क गए कि पत्रकार को अपशब्द कह डाले। एक सवाल पर इतना गुस्सा। महंगाई के आदी हम भारतीयों के लिए ये कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों में ये महंगाई है जो न केवल सरकारों के पसीने छुड़ा रही, बल्कि बॉन्ड बाजार भी इसकी आहट से सहमा हुआ है। अमेरिका और यूरोप में महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और कर्ज महंगा करके इसे थामने का नुस्खा परखा हुआ। यही वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में अब ये चर्चा आम है कि सस्ते कर्ज की टोटियां जल्द ही कसी जाने लगेंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीते एक महीने में अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 41 बेसिस पॉइंट चढ़ गई, यानी अमेरिकी सरकार को कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। दुनिया भर के बॉन्ड और शेयर बाजार एक ही धुन पर नाचते हैं। भारत में भी बॉन्ड यील्ड 6.64% के स्तर पर है। यह जनवरी 2020 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। अब सरकार जो सबसे बड़ी और सुरक्षित ग्राहक है, जब उसे ही कर्ज महंगा मिल रहा तो इसका असर देर सवेर उपभोक्ताओं यानी आप और हम पर पहुंचना तय है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में नीतिगत दर पर मंथन शुरू हो चुका है। नीतिगत दर यानी रेपो रेट, जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। बैंक इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, यानी आने वाले दिनों में कार, होम, पर्सनल, एजुकेशन और बिजनेस सारे तरह के कर्ज महंगे होने वाले हैं। शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों के निकलने की जो होड़ मची है, उसके तार भी महंगे कर्ज से ही जुड़े हैं। सस्ती पूंजी पर फूले बाजार अब पिचकने लगे हैं। बस दुआ कीजिए कि सस्ते कर्ज के स्ट्राइड पर वापसी कर रही अर्थव्यवस्थाएं कहीं कर्ज महंगा होते ही हांफने ना लगें, क्योंकि निवेश, कारोबार और रोजगार की उम्मीदें यहीं टिकी हैं। सर, ये बड़ा दिलचस्प है कि अमेरिका में, यूरोप में महंगाई से इतना डर, और हमारे यहाँ कोई चिंता नहीं है। महंगाई का आंकड़ा 7 हो, 6 हो, 5 हो, ठीक है, खबर आती है, चर्चा होती है, बट इतनी बुरी स्थिति हमने कभी नहीं देखी कि एक पत्रकार सवाल पूछे और इतनी चिढ़ हो जाए। हाँ, हम महंगाई से नहीं डरते हैं या महंगाई का असर हमारे ऊपर बहुत गहरा होता हम उसे समझ नहीं पाते हैं, ये हमारे लिए असंगति की बात है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका या यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ की सरकारों के पैर क्यों कांपने लगते हैं महंगाई देखकर। और जो हमने अपने पैकेज में कहा कि अर्थव्यवस्थाएं हाँफने लगेंगी, अर्थव्यवस्थाओं का हाँफना बाद में शुरू होगा, सरकारों का हाँफना पहले शुरू हो गया। क्योंकि सरकारें हाँफ रही हैं इसलिए क्योंकि बांड बाजार काँप रहा है। और जब बांड बाजार काँपता है तो सरकारें हाँफती हैं। अमेरिका दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है वो महंगाई है और बॉन्ड बाजार है। एक पुराना किस्सा है, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक राजनीतिक सलाहकार थे जेम्स कार्वाइल, जिन्हें माना जाता है कि दुनिया में जो राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके वो पितामह थे या उनके पेशे के वारेन बफे थे। जेम्स कार्वाइल कहते थे कि पहले मैंने सोचा था कि मैं मरने के बाद अगर कोई पुनर्जन्म होता है तो मैं पोप बनना चाहूँगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मैं बॉन्ड बाजार बनूंगा, क्योंकि सिर्फ बॉन्ड मार्केट ऐसा है जिससे दुनिया की हर सरकार कांपती है। कल आपने जो बाइडेन का जो रिएक्शन देखा, जो प्रतिक्रिया देखी, जो बाइडेन बहुत सुलझे हुए राजनेता माने जाते हैं, बहुत समझदार, बहुत कूल राजनेता माने जाते हैं, महंगाई के एक सवाल पर, जो कि एक बुनियादी सवाल है। भारत में तो सड़क पर भी कोई आदमी ये सवाल पूछता है तो नेता उसका जवाब ही नहीं देते हैं।
जो बाइडन थर्रा गए, उनका संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने ऐसी बात कही जो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति से कभी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ये महंगाई का खौफ अमेरिका के व्हाइट हाउस के भीतर इतना गहराई तक बैठ कैसे गया, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर डर रहा है किसी चीज से तो वो डर पूरी दुनिया में तैरेगा। अमेरिका के अपने अनुभव महंगाई के साथ या यूरोप के अपने अनुभव महंगाई के साथ बहुत ही भयानक है। कुछ बहुत पुराने अनुभव हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आई, उस हाइपर इन्फ्लेशन के साथ अमेरिका में नाजिज्म का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ और एक पूरा इतिहास महंगाई से निकला। पर उससे ज़्यादा खतरनाक है, ये काफ़ी पुरानी बात है, पूरी पीढ़ियां बदल चुकी, उन्हें याद नहीं होगा, पर 1970 की महंगाई अमेरिकियों को बहुत ज़्यादा याद है। और चूंकि अमेरिका के लोग वित्तीय अधिकारों के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए दुनिया में सबसे सतर्क और जागरूक माने जाते हैं, वो अपनी हर चीज़ की लागत, अपने खाने की, पीने की, ज़िंदगी में कमाई की, एजुकेशन की, पढ़ाई की, हर चीज़ की लागत ज़िंदगी जीने की लागत से जोड़कर देखते हैं। हुआ क्या, जब 1970 में स्टैगफ्लेशन आई शुभम, और उस स्टैगफ्लेशन के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ी, तो पॉल वॉलकर उस समय फेडरल रिजर्व के मुखिया हुआ करते थे, और उन्होंने जो कड़वी दवा दी, उस कड़वी दवा से स्टॉक मार्केट बर्बाद हुए, बाजारों में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई। महंगाई रोकने के लिए पॉल वॉलकर ने मॉर्गेज रेट 18% तक बढ़ा दिए, और वो दौर अमेरिका के लिए इतना भयानक दौर था 70 के बाद का, कि वो दौर जब भी याद होता है, उस दौरान ये एक मुहावरा था जिसे ये कहा गया था 1980 में द डेथ ऑफ इक्विटीज़, कि इक्विटी बाजार की मौत हो गई, क्योंकि दुनिया में बॉन्ड में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी थी। वो खौफ आप कल बाइडन के चेहरे पर देख सकते थे, क्योंकि बाइडन उस दौर से आते हैं। बाइडन ने वो दौर 1980, 70-80 का करीब का दौर वो करीब से देखा है, कि जब महंगाई बढ़ती है और बॉन्ड बाजार में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो अर्थव्यवस्थाएं कैसे कांपती हैं। भारत में चूंकि हम महंगाई सहने की आदत डाल चुके हैं, हमारी आदत पड़ चुकी है, हमारी सरकारों के लिए राजनीतिक रूप से शायद अभी ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं हो पाता है, लेकिन दुनिया इससे बुरी तरह कांपी हुई, और उसका असर हमें दुनिया में आर्थिक उत्पादन के अनुमानों पर, भविष्य पर दिखाई दे रहा है। एक और बात, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। महंगाई और महंगे कर्ज से दुनिया के जो ताज़ा पिछले 20-25 साल का इतिहास है, उसकी कोई स्मृति नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में कर्ज की दरें नीचे ही जाती देखी। कोई एक चीज अगर दुनिया में सस्ती हुई है तो पूंजी और कैपिटल, और ये लगातार 2007-8 के बाद, जब से हमने .com का बबल देखा, और उसके बाद दुनिया में जो उस समय की मंदी आई, ब्याज दरें पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, चाइना में, सब जगह नीचे गई। ये पहला मौका है जब दुनिया की एक पूरी जनरेशन, एक पीढ़ी महंगाई और ब्याज दरें बढ़ना देखेगी, और इसका चूंकि हमारे पास इसकी कोई ताज़ा स्मृति नहीं है पिछले 2 दशकों की, इसलिए खौफ, इसलिए डर और ज़्यादा है। बिल्कुल। और ये जो डर है वो यही है कि अगर कर्ज महंगा होगा तो कहीं ऐसा ना हो आर्थिक विकास की जो गाड़ी है वो पहले ही घिसट रही है और कहीं अटकने लगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत के विकास दर का अनुमान जारी किया है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 7.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कई एजेंसियों का अनुमान IMF के अनुमान से मेल नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? विश्व बैंक का मानना है कि भारत की ग्रोथ रेट 8.7% रहेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले कह रहे हैं 7.5% रहेगी। सर, अनुमानों में इतना अंतर शायद ये पहली बार देखा गया कि 7 से लेकर और 9 तक के अनुमान अलग अलग, वो भी 22-23 के लिए। हाँ। मौजूदा साल की बात नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? मौजूदा साल के अनुमानों में हमने एक संशोधन देखा। अब जो अनुमान हमें अक्टूबर में मिले थे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसमें गिरावट आई। यहाँ तक कि CSO ने भी और RBI ने भी जो अपने अनुमान थे संशोधित किए। लेकिन अब हम वित्त वर्ष के अंत में हैं तो सारी निगाहें इस बात पर हैं कि अगला साल कैसा होने वाला है, नहीं 22-23 कैसा होने वाला है। और 22-23 को लेकर हम पहली बार किसी वित्त वर्ष को लेकर अनुमानों में इतना बड़ा रेंज देख रहे हैं, इतना बड़ा अंतर देख रहे हैं। RBI ने 7.3% कहा है, IMF ने 9.0% कहा है, वर्ल्ड बैंक ने 8.7% कहा है, इंडिया रेटिंग्स का 7.6% का अनुमान है, SBI रिसर्च का 8% का अनुमान है, मूडीज़ का 7.9% का अनुमान है, और बार्कलेज का 7.3% का अनुमान है। इस तरीके के अनुमान हमें मिल रहे हैं जो 7% से लेकर और 9% के रेंज में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 बड़ी वजह हैं, जिसके एक के तार हमें अमेरिका के बॉन्ड बाजार से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि दुनिया ने पहली बार ऐसी मंदी देखी, पहली बार ऐसी महामारी देखी, दुनिया ने पहली बार ऐसी महंगाई देखी, और दुनिया पहली बार ब्याज दरों में इस तरह बढ़ोतरी देख रही है। ये सारी चीज़ें हमारे ताज़ा इतिहास में, ताज़ा स्मृतियों में नहीं रही हैं। इसलिए अगले साल की आर्थिक विकास दर को लेकर कई सारे अनुमान अलग अलग तरह से आ रहे हैं।
पहला बिंदु ये कि जो बेस इफेक्ट होता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट थी, मंदी थी, उसका असर अगले साल तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जितनी गिर चुके थे और जितना उठेंगे वो फाइनल जो नंबर हमारे सामने आएगा अंतिम तिमाही का और साल का, वो हमें बताएगा कि हम कहाँ खड़े होंगे। अब उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अपने गड्ढे से उबर कर जब ऊपर खड़ी होगी तो उसमें आगे बढ़ने की कितनी ताकत बची होगी, इसे लेकर दुनिया भर की एजेंसियों में अलग अलग राय है। कुछ एजेंसियों का मानना है कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, कुछ का मानना है कि हमारी आर्थिक विकास दर 6, 6.5, 7% के आसपास रहेगी। तो पहला बिंदु तो ये। दूसरा बिंदु ये कि किसी को ये नहीं पता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कितनी होगी और उसका असर अर्थव्यवस्था के मूड पर, मिजाज पर कितना ज्यादा पड़ेगा। भारत में ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिलने लगे, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अब बजट के बाद जो सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर होगी वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर होगी कि आरबीआई कब तक ब्याज दरें होल्ड करके रखता है और कब बढ़ोतरी की व्यवस्था शुरू करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जैसे देश जहां दुनिया से ज्यादा महंगाई है, अमेरिका के लोग 3%, 3.5% महंगाई पर कांप जाते हैं। 3% महंगाई का डर है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जो सर्वे व्हाइट हाउस को दिखाया था, जिसके बाद हमें बाइडेन की ये मुद्रा दिखाई दी, उसने कहा था कि अगले 5 सालों तक अमेरिका के लोग इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगले 5 साल तक अमेरिका में महंगाई बढ़ती रहेगी। और ये कहना फेडरल रिजर्व का अमेरिकी सरकार के लिए, व्हाइट हाउस के लिए किसी समस्या से या किसी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से बड़ा नहीं है। भारत में भी अगर आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखें, जिस पर हमने पूरी पैकेज पे चर्चा की थी, वो भी ये बताता है कि भारत के लोग लंबी महंगाई के लिए तैयार हैं, कि महंगाई को देख रहे हैं आते हुए। तो वो महंगाई कितना असर करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ये हमें देखना होगा। इसलिए जो वास्तविक विकास दर है, हमारी निगाह उस पर रहनी चाहिए, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो महंगाई मिलाकर आती है, वो शायद हमारे वास्तविक विकास दर से थोड़ा अलग हो सकती है बिल्कुल। और इसलिए अगले साल के अनुमानों में अब अंतिम अनुमान जिस पर निगाह हमारी रहेगी शुभम, वो होगी बजट पर और इकोनॉमिक सर्वे पर। और यह बात समझना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि बजट से जो नंबर आता है वो नंबर ही सरकार के मुख्य आकलनों का नंबर होता है। एक दिलचस्प बात है, बजट में ब्लू बुक होती है, वो एक गोपनीय दस्तावेज होता है जो सरकार अपने पास रखती है और जिसके आधार पर वो अगले साल के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस करती है, अगले साल की कमाई के आकलन करती है। सरकारें इंटरनली ये सोचती है या ये कैलकुलेट करेगी कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर से बढ़ेगी, रुपए का मूल्य डॉलर की तुलना में कितना होगा, तो इसको आधार बनाकर अगले साल सरकार को कितना टैक्स मिलेगा, कितना जीएसटी मिलेगा, कितनी कस्टम ड्यूटीज मिलेंगी, इसका अनुमान किया जाता है। वो अनुमान हमें बजट से झलक कर सामने आएगा और तब हमें पता चलेगा कि सरकार वास्तविक रूप से अपने आंकड़ों में, अपने एस्टीमेट्स में अगले साल के लिए आर्थिक विकास दर की क्या उम्मीद कर रही है। और बिल्कुल इन तमाम अनुमानों के बीच आप सबसे ज्यादा अनुमान जिस पर भरोसा कर सकते हैं वो शायद वही होगा जो बजट से हमें देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो फिर एक बार मैक्रो इकोनॉमी से जुड़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा, वजह है तेल आयातकों की तरफ से डॉलर की मांग और मजबूत अमेरिकी करेंसी यानी कि मजबूत डॉलर। अभी $1 का भाव 74 रुपए 78 पैसे पर है। यह एक महीने का सबसे निचला स्तर है। बाजार से जुड़ी एक और खबर जो रुपए की कमजोरी को दिखाती है कि भारतीय शेयर बाजार में रिटेल और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि आप जिसमें म्यूचुअल फंड्स को मान सकते हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईआईज हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी केवल एक महीने में जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक $2 अरब, रुपए में अगर आप तोड़ेंगे तो 15,766 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं, जबकि घरेलू निवेशकों ने इसी दौरान 7,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सर, क्या महंगा कर्ज हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, एफआईआईज खफा हैं, जा रहे हैं, बजट से पहले ये सब क्या दिशा देता है? क्या बजट का कहीं कोई तार इससे जुड़ा है या ये एक अलग कहानी चल रही है? प्रत्यक्ष रूप से बजट का तार इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन बजट की भूमिका में या बजट की पृष्ठभूमि बनाने में इन सारे कारकों का बड़ा योगदान है, क्योंकि हम एक दूसरे ट्रांजिशन के फेस में जा रहे हैं और वो ट्रांजिशन का फेस उतना ही अनिश्चितता से भरा हुआ है जितना इससे पहले था। वो ट्रांजिशन का फेस ये है कि अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से निकलकर महंगाई और महंगे कर्ज दरों के दौर में प्रवेश कर रही हैं। आमतौर पर हम मानते रहे शुभम कि मंदी से उबरने के लिए जो सबसे बड़ी विटामिन होती है वो सस्ता कर्ज होती है, और जब वो विटामिन का ही साइड इफेक्ट हमें दिखाई देने लगा, जब विटामिन ही अवेलेबल नहीं होगी उबरने
करने के लिए, जिसके दम पर आपको अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, तो अर्थव्यवस्थाएं आगे कैसे बढ़ेंगी और किस स्तर पर जाएंगी, इसका हमारे पास अभी कोई अनुमान या कोई गणित उपलब्ध नहीं है। और वो दबाव हमें भारतीय शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। $2 बिलियन के आसपास की जो बिकवाली थी एफपीआई का, उसका सीधा असर हमें रुपए की कीमत पर दिखाई दिया और रुपया एक महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए इंपोर्टर्स अपनी तरफ से बफर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आने वाले समय में डॉलर और मजबूत हुआ या कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी या कमोडिटीज की कीमतें और बढ़ी, तो उसके लिए उन्हें हेज करने के लिए और ज्यादा डॉलर की जरूरत है। इसलिए डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ी हुई है, दूसरा पहलू ये। और तीसरा पहलू है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी पिक्चर को लेकर, भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता है, जो हमने भी पहले डिस्कस की कि इतने सारे अनुमान हैं, वो भी मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। और इसलिए हमें यह देखना होगा कि वित्त मंत्रालय या सरकार इस साल दिसंबर तक डॉलर और रुपये की वैल्यू का क्या आकलन करती है, किस स्तर पर वो अपने कैलकुलेशन करती है। तब हमें समझ में आएगा कि रुपया 74 से 75 या 74 से 76 या 74 से 77 के बीच इस साल कहां स्टेबल करेगा डॉलर के बीच। उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारत की महंगाई निर्भर करेगी, भारत में तेल आयातों की कीमत निर्भर करेगी, और भारत में बहुत सारी और चीजें विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां और शेयर बाजार में एफपीआई का निवेश भी इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। अगली खबर भी शेयर बाजार से जुड़ी है। शेयर बाजार रेगुलेटर यानी सेबी के पास पिछले कुछ वर्षों के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग के इतने मामले आ गए जितने पिछले 15 सालों में नहीं आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में नवंबर तक सेबी के पास आई कुल शिकायतों में 22% शिकायतें इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी हैं। सर, इतनी तेजी से इनसाइडर ट्रेडिंग की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे की क्या वजह है? बाजार में तेजी के साथ हम हमेशा देखते हैं 2 बड़ी वजह हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का अपना बड़ा दिलचस्प इतिहास है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पर दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग के जो अपने तजुर्बे रहे किन्हीं शेयर बाजारों में, वो 2 वजहों से हमेशा, जब बाजारों में सेक्युलर बुल रन आता है, तेजी आती है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले बढ़ते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी तौर पर एक ऐसा अपराध है जो आमतौर पर शेयर बाजारों में होता है, जिसमें कोई ब्रोकर या कोई निवेशक ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल करके शेयरों की खरीद और बिक्री करता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो सार्वजनिक नहीं है, या जिनसे वो अवैध रूप से शेयरों की कीमतें प्रभावित कर सकता है। इसके लिए सेबी की गाइडलाइंस हैं, सेबी की एक परिभाषा है। हमने ये देखा कि जो ताज़ा आंकड़ा सेबी के पास से आया, अगर आप 2003 से देखें और 21-22 तक के दौर में देखें, तो जहां जहां हमें शेयर बाजार में तेजी के दौर दिखाई देते हैं, वहां वहां इनसाइडर ट्रेडिंग की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। हम हाल में ध्यान करें कि सेबी ने इन्फोसिस के कुछ कर्मचारियों पर और इससे पहले एक इंडिया बुल्स से रिलेटेड इनसाइडर के केसेस में कार्रवाई की थी। अब भारत में जब स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तेजी पर है, सूचनाओं को लेकर और उनके का जो गलत इस्तेमाल है मार्केट को मैनिपुलेट करने में, इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद सेबी को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा इस पूरे मामले में। इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस पिछले 5 साल में करीब 26.6% की रफ्तार से बढ़े, जबकि इससे 15 साल पहले इनमें ग्रोथ केवल 16% थी। तो आप ये फर्क देखिए कि पिछले 5 साल में भारतीय शेयर बाजार में छोटे निवेशक ज्यादा आए, एफपीआई ज्यादा आए, भारतीय शेयर बाजार में गतिविधियां जैसे बढ़ी, और उस हिसाब से सेबी का आंकड़ा ये बताता है कि करीब 26 से 27% ग्रोथ रेट हमें दिखाई पड़ी है। और इसलिए ये सारे वायलेशंस सेबी के लिए बड़ी चुनौती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इनसाइडर ट्रेडिंग के संदर्भ में समझना जरूरी है, शुभम, कि इसमें कार्रवाई में जितनी देर होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषियों पर कार्रवाई जितनी देरी से होती है, उतना ही ज़्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रमोशन मिलता है। भारत में सेबी को अपने इनसाइडर ट्रेडिंग के कानूनों को, व्यवस्था को, विजिलेंस को और ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है। बल्कि अजय त्यागी का एक बयान भी हाल फिलहाल में इस संदर्भ में चर्चा में रहा था कि जितने भी वायलेशंस हैं उन्हें किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिभूति बाजार की जो ट्रांसपेरेंसी उसके अगेंस्ट जाते हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल अगला सर कानून से ही जुड़ा था कि नियामक सख्त है, बयान भी आ रहे हैं, सेबी को देश के अच्छे नियामकों में गिना जाता है, धारदार नियामकों में गिना जाता है। क्या भारत में या दुनिया के जो और बाजार हैं, बड़े बाजार हैं, अमेरिका के, यूरोप के, क्या कानूनों में कोई अंतर है? क्या वहाँ के कानून हमारे यहाँ के कानून से ज़्यादा सख्त हैं या अलग हैं? क्यों हम नहीं इन पर बंदिशें लगा पाते, अंकुश लगा पाते?
एक चर्चा हमेशा होती शुभम, ये बहुत सवाल आप बार बार घूम कर आता है कि अगर आप SEC को देखें, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका है, जो सेबी का अमेरिका का सेबी है, अमेरिका में सेबी जैसी बॉडी है, उसका जो इनसाइडर ट्रेडिंग का दायरा है और उसके इनसाइडर ट्रेडिंग की परिभाषा बहुत ओपन है, और इसलिए वो हर उस छोटी बड़ी गतिविधि को जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, ट्रेडिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, कामकाज की ट्रांसपेरेंसी को प्रभावित करती है, उन सारी चीज़ों को इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में समेट लेती है। सेबी की परिभाषा और ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा क्लियर है, और सेबी ने भी पिछले सालों में इनसाइडर ट्रेडिंग की शिकायतों को हैंडल करने की कोशिश की है। पर अमेरिका में जिस तरीके की सख्ती इनसाइडर ट्रेडिंग पर होती है, जिस तरीके के जुर्माने लगाए जाते हैं, एक किस्म से शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग को बहुत बड़े अपराध का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ बहुत बड़े पुराने प्रसंग हैं जिन्हें लोग याद करते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा जो केस अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग का था, वो इवान बोस्की का केस था। इवान बोस्की एक ट्रेडर था जो आर्बिट्राज पे प्ले करता था, यानी एक स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद कर दूसरे स्टॉक मार्केट में बेचता था, एक स्टॉक मार्केट से बॉन्ड्स परचेज करके दूसरी जगह सेल करता था। इस आर्बिट्राज में उसने एक्सचेंज के अधिकारियों के साथ मिलकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक की थी और करीब $250 मिलियन की एसेट क्रिएट की थी, और माना जाता है कि बोस्की पर जो जुर्माना लगा था वो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना था। एक और चीज़ समझना जरूरी कि भारतीय शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें यहाँ समझना जरूरी है। अमेरिका का ये रुख बताता है कि जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर में रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होती है, शुभ टेक ओवर्स होते हैं, मर्जर्स होते हैं, डीमर्जर्स होते हैं, कंपनियां एक दूसरे को अधिग्रहण करती हैं, तब सूचनाओं को लीक करके बाजार में पैसा कमाना और इनसाइडर ट्रेडिंग की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। इवान बोस्की ने यही किया था। वो 80 का दशक था, 80-88 का दशक था, जब अमेरिका में कॉर्पोरेट अधिग्रहण और टेक ओवर और मर्जर बड़े पैमाने पर शुरू हुए थे, और उन्हीं का लाभ उठाकर इवान बोस्की ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। भारत में भी अगर आप देखिए तो पिछले 4-5 सालों में हमने कितने अधिग्रहण, कितनी कंपनियों का टेक ओवर, कितनी कंपनियों का मर्जर और डिमर्जर देखा है। हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें सेबी ने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिया कि इनसाइडर ट्रेडिंग की जो सूचनाएं वो कैसी हैं, उनको किस मिजाज की सूचनाएं हैं, उसमें अधिग्रहण से जुड़ी सूचनाएं। लेकिन अगर आप ट्रेंड को देखें तो समझ में आता है कि शेयर बाजार में तेजी और कॉर्पोरेट बाजार में जो अधिग्रहण और मर्जर और टेक ओवर शुरू होते हैं, तब इनसाइडर ट्रेडिंग की घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइस को इफेक्ट करने वाली सूचनाएं, खबरें शायद सबसे ज्यादा उसी समय आती हैं, हाँ। और इसीलिए उनका असर और उसी समय शॉर्ट टर्म में आप उनका फायदा तत्काल उठा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ। एक खबर गांव से है कि मार्च के अंत तक मनरेगा योजना के तहत सरकार के ऊपर देनदारी 21,000 करोड़ रुपए बच सकती है। ये दावा पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी का है। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान हर साल मनरेगा का लगभग 20% बजट पिछली देनदारी चुकाने में चला जाता है। संगठन ने यह भी कहा है कि अगले वित्त वर्ष में मनरेगा योजना के लिए 2.64 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। अभी आपको पता है कितना आवंटन है? पिछले साल 1,11,000 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर 2,64,000 करोड़ करने की उम्मीद कर, मतलब कहना डबल से भी ज्यादा बढ़ा दो। सर, 2 सवाल छोटे छोटे। पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी स्कीम, सबसे ज्यादा पैसा क्यों नहीं पूरा पड़ता? और दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, क्या बजट में इतने बड़े किसी इंक्रीज का हम उम्मीद कर सकते हैं? शुभम, सबसे बड़ी स्कीम है। अगर आप इसे दैनिक रूप से तोड़िए ना, तो 300-350 करोड़ रुपए प्रतिदिन मनरेगा पर खर्च होते हैं। ये भारत में अगर भारतीय बजट की सबसे बड़ी स्कीमों में गिना जाए तो ये, और इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो सबसे बड़ी स्कीम है। 1 लाख करोड़, 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है, और उसके बाद भी हर साल पिछले पेमेंट्स चुकाने की समस्या आती है। ये हमें बता रही कि मनरेगा का बजट बढ़ना हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमने इस पर इकोनॉमिकम में एक विस्तार से चर्चा की थी। दर्शक उस एपिसोड को जाकर यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी मनरेगा लोगों को 45 दिन का गारंटीड रोजगार नहीं दे पा रही है। राज्यों में तो 28 दिन, 26 दिन, 27 दिन का साल में रोजगार मिल रहा है। एवरेज 30 दिन का रोजगार है, जबकि गारंटी 45 दिन के रोजगार की। वर्क डिमांडेड और वर्क प्रोवाइडेड में बहुत
बहुत बड़ा अंतर है। यानी रोजगार मांगने वाले लोग रोज जाते हैं पर उन्हें रोजगार मिलना कम है। और तब स्थिति ये है कि हम मनरेगा का बजट 1,11,000 करोड़ के आसपास बढ़ता देख रहे हैं और 2,46,000 करोड़ का आंकलन हमारे सामने आ रहा है। ये बता रहा है कि भारत का जो रूरल जॉब मार्केट है वो कितनी बुरी हालत में है, कितनी खराब स्थिति में है। हम इन लोग ये योजनाएं या मनरेगा जैसी योजनाएं संकट के समय आई योजनाएं थी, जो कभी अकाल में, बाढ़ में, सूखे में या किसी प्राकृतिक आपदा के समय मदद की योजनाएं थी। इन योजनाओं पर सरकार का खर्च बढ़ता जा रहा है। रोजगार की संभावनाएं चूंकि अर्बन एरिया में या शहरों के गांवों के आसपास नहीं है, इसलिए मनरेगा पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही। और उसके बाद भी ना तो मनरेगा साल में 45 दिन का रोजगार दे पाती है और ना ही पूरा पैसा चुका पाती है, पूरा पैसा। और इसलिए 21,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हर पिछले साल की देनदारी चुकाने की बात होती है। दूसरा सवाल ये कि जितना बजट मनरेगा के लिए बताया जा रहा है या जितनी अपेक्षा दी जा रही है, 2,46,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक टेम्परेरी जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर डालने का मतलब है कि सरकार को मौजूदा बजट्स में बहुत जगह से पैसा खर्च करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और तीसरी और बात महत्वपूर्ण कि अगर मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा तो फिर अन्य रोजगार स्कीमें जिनकी डिमांड काफी समय से की जा रही, शहरी मनरेगा की डिमांड की जा रही कि शहरों के मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी की स्कीम लाई जाए जो उनके लिए वो कहां से, ठंडे बस्ते में, वो कहां से आएगी? क्योंकि जब आप 1,11,000 करोड़ रुपए केवल साल में एक स्कीम पर दे रहे हैं और वो भी उस स्कीम की सक्सेस रेशियो, उस स्कीम के फायदे सीमित हैं, तो इतनी ही बड़ी बजट, इतना ही बड़ी तादाद शहरों में भी लेबर की है, उनको कहां से बजट दिया जाएगा? तो मनरेगा की सफलता है, मनरेगा का बजट बढ़ना बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मनरेगा का बजट घटना दरअसल हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर मनरेगा का बजट घटता है, मनरेगा में रोजगारों की डिमांड घटती है, तो ये मानिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। शहरों में रोजगार मिलना शुरू हो गए हैं, लोग गांवों से निकलकर वापस शहरों में आ रहे हैं और उनको काम मिल रहा है। बिल्कुल। और मनरेगा पर जैसा अंशुमान जी ने बताया, हमने एक स्पेशल रिपोर्ट की थी, एक स्पेशल एपिसोड किया था पूरा इकोनॉमिकम का, आप उसको देखिए। इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक भी देख सकते हैं। बेरोजगारी की गारंटी, जहां तक मुझे याद है उसकी हेडलाइन हमने रखी थी, बेरोजगारी की गारंटी। और उसमें अंशुमान जी ने इस पूरी योजना को रेशा रेशा अलग कर दिया था। आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा कि ये मनरेगा में अगर लोगों को काम ज़्यादा मांगने जा रहे हैं तो ये क्यों एक बहुत खराब खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली सेगमेंट की तरफ, बजट सेंट्रल। अब चलिए देखिए आप अगला छोटा सा ख्वाब, जो है आगरा के रवि प्रकाश का। रवि प्रकाश प्रतिनिधि हैं उन नौकरी पेशा मिडिल क्लास लोगों के जिन्हें महंगाई खर्च करने नहीं देती और बचत करके उन्हें कोई फायदा नहीं होता। आगरा के रहने वाले रवि प्रकाश कोविड की मार से तो उबर गए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट उनकी जेब पर अब भी भारी हैं। 2 साल हो गए, कंपनी ने कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया। गनीमत बस ये रही कि नौकरी बच गई। अपने जीवन की गाड़ी को जैसे तैसे खींच रहे रवि जैसे मिडिल क्लास बस इतना चाहते हैं कि जतन करके वो जो बचत कर रहे हैं, सरकार उस पर ही कुछ टैक्स छूट दे दे, यानी ज्यादा नहीं तो 80C की लिमिट ही बढ़ा दे। 8 साल हो गए, ये सीमा 1.5 लाख पर ही अटकी पड़ी है। 80C की सीमा के बराबर पैसा तो उनकी सैलरी से हर साल PF ही कट जाता है। फिर बच्चों की पढ़ाई, होम लोन, जीवन बीमा, PPF, ये सब तो टैक्स सेविंग के नजरिए से किसी काम के नहीं रह जाते। इन उत्पादों में टैक्स की छूट होने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में नौकरी पेशा लोग मन मसोस कर रह जाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत विभिन्न मदों में 1.5 लाख रुपए तक निवेश और खर्च पर कर कटौती का लाभ मिलता है। इसमें PF, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, जीवन बीमा का प्रीमियम, PF निवेश और होम लोन की EMI में मूलधन का हिस्सा शामिल होता है। जब कई तरह के निवेश और खर्च एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस हिसाब से 1.5 लाख रुपए की सीमा बहुत ही कम पड़ जाती है। बड़ी संख्या में रवि प्रकाश जैसे लोग इस सीमा से आगे निवेश करने से परहेज करते हैं। जाहिर है इससे लोगों की बचत प्रभावित होती है। दूसरी लहर के दौरान जब रवि प्रकाश कोरोना की चपेट में आए थे तब उनका लाखों रुपए का खर्चा हुआ था। रवि प्रकाश के पिताजी भी कई साल से बीमार हैं। इनके उपचार पर हर महीने बड़ा खर्च होता है। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत रवि को खुद और परिवार के लिए 25,000 हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर
टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। माता पिता दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं तो इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के एवज में वो 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। रवि कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ तो अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है, जबकि निजी अस्पतालों में ओपीडी का खर्च और दवाइयों के एवज में कमाई का बड़ा हिस्सा चला जाता है। कोरोना की चपेट से जैसे तैसे बचकर आए रवि अब अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए का और टर्म बीमा लेने की सोच रहे हैं। लेकिन पिछले साल की तुलना में अब टर्म बीमा का प्रीमियम 30% तक बढ़ गया है। ऊपर से कंपनियां कई तरह की जांच परख कर रही हैं। यही स्थिति हेल्थ इंश्योरेंस की है। पिछले साल की तुलना में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 40% से ज्यादा प्रीमियम बता रही हैं। रवि प्रकाश कहते हैं कि कोरोना महामारी ने लोगों को बचत का महत्व अच्छे से समझा दिया है। अगर उनके पास पुरानी बचत न होती तो वो निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा ही न पाते। सरकार को इस बार के बजट में बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए धारा 80C के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देना चाहिए। इसके पीछे रवि का तर्क भी वाजिब है। इस सीमा में पिछले 8 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 80C के तहत टैक्स में छूट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। पिछले 8 साल से ये लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। महंगाई को देखते हुए अब इसमें वृद्धि जरूरी है। रवि चाहते हैं कि 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सरकार को नौकरी पेशा व्यक्ति को कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर देनी चाहिए। यही प्रावधान माता पिता के प्रीमियम के लिए करना चाहिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण होने पर लोगों को उपचार के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने पड़े हैं। सरकार ने साल 2010 के बजट में इंफ्रा बॉन्ड में 20,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स में अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया था। ये सुविधा केवल 2011-12 के लिए ही दी गई। रवि चाहते हैं कि सरकार को इस बार के बजट में इंफ्रा बॉन्ड को फिर से पेश करना चाहिए। इसमें निवेश की सीमा 50,000 रुपए तक कर दी जाए तो इससे बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही सरकार को रोजगार और इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखना यह है कि रवि प्रकाश जैसों का बजट में कितना ख्याल रखा जाता है। सर, बजट का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फोकस है, सबसे ज़्यादा जो लाइट है, रोशनी है बजट में, वो इन्हीं लोगों पर पड़ती है। और हेडलाइंस आप देखिए बड़ी बड़ी कि आयकर में इतनी छूट, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसी का इंतज़ार करते हैं। ये 80C की सीमा 8 साल से नहीं बढ़ी है। सरकार इनको कोई अलग से प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं लाती है। क्या इनकी दुविधा कैसे दूर की जाए? हालांकि ये बहुत छोटा तबका है। अगर आप पूरे टैक्सेशन के प्रोविजन के हिसाब से देखें तो भारत में ये छोटा सा तबका है। और बचतों को लेकर सरकार का जिस तरीके का नज़रिया, बजटों का नज़रिया पिछले 7-8 साल में, 8-9 साल में हमें दिखाई दिया, वो बड़ा चिंताजनक है। हालांकि उस पर मैं अलग से चर्चा की ज़रूरत है, जिस पर हमें थ्रेडबेयर समझ सकें कि बजटों को लेकर सरकार बचत को प्रोत्साहन देना क्यों बंद कर चुकी है, छोड़ चुकी है, आखिर और इसके नुकसान हमें क्या होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है और जो बहुत ही जायज़ बात है। अगर आप सिर्फ अपनी इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट देख लें जो बढ़ी हुई है, और उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो कम से कम 80C में कवर होना चाहिए। उतनी तो राहत 80C में तो उतनी तो लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए जितना आपका प्रीमियम और आपकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। और चूंकि बीमा कंपनियों को कोविड से बहुत सारे सबक मिले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत सारे सबक मिले हैं, और बाकी आम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझने में आई हैं। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि सरकार को कहीं ना कहीं 80C के जरिए बचत में, खासतौर से बीमा और हेल्थ के इंश्योरेंस की बचत में कुछ तो रियायतें बढ़ानी चाहिए। अगर वो नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद ना ला पाएँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास जो परिस्थिति है टैक्सेशन की, उसमें वो कोई बहुत बड़ी रियायत नए सिरे से देने जा रही है। लेकिन अगर ये छोटा सा ट्वीक भी कर दिया जाएगा तो कम से कम बीमा की जो बढ़ी हुई लागत है वो कवर हो जाएगी। चलिए रवि प्रकाश जी, आपकी गुहार हम इस पैकेज के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से सरकार के पास लगा रहे हैं। और आपका ख्वाब बहुत छोटा सा है, 34 लाख करोड़ के बजट में आपका ख्वाब बहुत छोटा सा है। उम्मीद कीजिए शायद पूरा हो जाए। चलिए अब मिलिए विक्रम बेताल से। यहाँ आज गजब हो गया, विक्रम पेड़ पर आया ही नहीं। बेताल उल्टा लटका उसका इंतजार करता रहा। बेताल जब विक्रम को ढूंढने निकला तो वो कहाँ मिला? रेल भवन के पास जो इंजन लगा है ट्रेन का, उसके पीछे बैठा हुआ था।
फिर क्या हुआ गर्मा गर्म बहस में, वो आप भी सुनिए। इस बार विक्रम पेड़ तक नहीं आया। बेताल के पेट में खलबली मची थी। विक्रम का इंतजार करते करते बेताल ने भरी एक उड़ान, और क्या देखा कि विक्रम रेल भवन के सामने लगे इंजन के पास बैठा है और कुछ ताक रहा है। बेताल रेल की सीटी बजाते हुए धम्म से कूदा। विक्रम चौंक गया। क्या हुआ राजा बाबू, आज पेड़ पर नहीं आए? यार बेताल, तूने रेलवे के बारे में नहीं बताया। इसका भी एक बजट होता था कभी ना। मैं एक पुराने अखबार में देख रहा था तो भाई बड़ा एक भारी भरकम कामकाज रेलवे का। अरे तो कहाँ चला गया बजट? क्यों बंद हो गया? रेलवे तो चल रही है। चलो मैं ये भी बताता हूँ, ये भी किस्सा क्यों ही रह जाए। हाँ बेताल, तू तो जाता था रेल बजट सुनने ना। भारतीय रेल इतना विशालकाय संस्थान है कि उसके लिए सरकार अभी तक एक अलग से बजट लाती थी। फिर क्या वही पुरानी कहानी, हमेशा घाटा, माल भाड़ा और किराए पर सब्सिडी, लेकिन सेवा बुरी तरह खराब। बेताल, पर अपनी रेलवे तो दुनिया में सबसे बड़ी है। कितना सारा कोयला, अनाज, सीमेंट, फर्टिलाइजर ढोती है, लोगों को सस्ती यात्रा कराती है। अरे इतना कारोबार किसके पास है पूरी दुनिया में? क्या कारोबार, घाटा ही घाटा। अर्थव्यवस्था में जब मांग बढ़ी तो सड़क से ज्यादा माल जाने लगा, और रेलवे के हाथ क्या रह गया? वही मोटी सामानों की ढुलाई, जिस पर भाड़ा भी कम मिलता है। अरे तो इतने यात्री भी तो चलते हैं, टिकट नहीं मिलती, इतनी मांग है, फिर कमाई क्यों नहीं है? अरे महंगे दर्जे वाले चलने लगे हवाई जहाज और अपनी कारों से, सस्ते दर्जे में किराया बढ़ाना असंभव। ये धंधा भी नुकसान का ही है। तो फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, रेलवे की माली हालत बिगड़ती गई, खर्चे बेतहाशा, कमाई ठन गोपाल। अरे लेकिन बजट क्यों बंद हो गया बेताल? सरकार को लगा रेल बजट आम बजट में मिलाकर शायद कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए 2017 से सरकार ने इसे आम बजट के साथ ही पेश करना शुरू कर दिया। तो बजट से पैसा मिला होगा ना रेलवे को तो? 21-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने, पटरियां बिछाने, नई ट्रेनें चलाने और कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के लिए हैं। अरे दद्दा, ये बताओ कि रेलवे का बजट आम बजट में घुस गया तो इससे किराया क्यों बढ़ गया कि ट्रेन के टिकट इतने महंगे हो गए? रेलवे को बड़ा घाटा है भाई। 100 रुपए कमाती है, 99 खर्च करती है, कोई बचत नहीं, इसलिए बड़े किराए। अरे लेकिन बेताल, तू तो ये कह रहा था कि रेलवे की सेवा ठीक नहीं, इसलिए जो लोग महंगे दर्जे की सवारी करते थे वो हवाई जहाज से चलने लगे। ठीक सुना तुमने राजा, ऐसा ही हुआ है। रेल के सफर में सुविधाएं नहीं हैं, फिर किराया बढ़ाने से सवारियां तो और बितक जाएंगी, तो फिर कैसे चलेगा धंधा? यार तू कितने उल्टे सवाल पूछता है, जा रेल मंत्री से पूछ। मैं चला। उम्मीद है आपको विक्रम बेताल, बजट सेंट्रल, हमारा पूरा मनी सेंट्रल पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सवाल हमें जरूर भेजिए। अंशुमान जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।